कहानी शुरू होती है अफ्रीका के खुले घास के मैदानों से। एक शिकारी काफी देर से एक शेरनी पर निशाना साधे बैठा था। शेरनी का मासूम बच्चा दूर टहल रहा था। अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी उसकी तरफ दौड़ी, मगर शिकारी ने उसे गोली मार दी। उस नन्हे शेर के बच्चे को पकड़कर सर्कस के लिए भेज दिया गया। फिर हमारी नजर जाती है अल्मा नाम की लड़की पर। अल्मा को क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था, इसी वजह से वो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती थी। ये वो मुकाम था जिसके लिए वो 10 साल से जी तोड़ मेहनत कर रही थी। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्मा, जो सालों से अपने दादाजी के साथ उनके प्राइवेट आइलैंड पर पली बढ़ी थी, कनाडा के लिए रवाना हो जाती है। उसके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। जब अल्मा अपने दादाजी के जादुई पेड़ के पास पहुंचती है तो वहां उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। यहीं उसकी मुलाकात जोए से होती है, जो उसके दादाजी के गहरे दोस्त और उसके गॉडफादर थे। जोए अल्मा को दादाजी के घर ले जाते हैं, जो उस आइलैंड के ठीक बीचों बीच बना था। दादाजी की यादों में डूबी अल्मा उनकी चीजें और तस्वीरें निहार रही होती है। तभी जोए उसे बताते हैं, तेरे दादाजी ने तेरे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, और एक कैमरा उसकी तरफ बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, तुझे कुछ दिन यहीं रुकना चाहिए। मगर अल्मा जवाब देती है, मुझे कल ही लौटना है, प्रतियोगिता जल्द शुरू होने वाली है। रात को अल्मा अपने दादाजी का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश सुनती है। उनकी आवाज में प्यार और सुकून भरा होता है। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। फिर वो उसे एक मादा भेड़िया दिखाते हैं, जो उनकी करीबी दोस्त बन चुकी थी। ये संदेश सुनकर अल्मा बेहद भावुक हो जाती है और पियानो बजाने लगती है। इसी बीच हमें उस शिकारी का प्लेन दिखाई देता है, जिसमें वो शेर का बच्चा यानी लायन कब ले जा रहा था। मगर खराब मौसम की वजह से प्लेन क्रैश होकर अल्मा के प्राइवेट आइलैंड पर गिर पड़ता है। धमाके की आवाज अल्मा भी सुनती है, लेकिन तूफानी मौसम के कारण वो बाहर नहीं जा पाती। अगली सुबह दो वैज्ञानिक चार्ल्स और एली आइलैंड पर नजर आते हैं। उन्होंने पूरे आइलैंड में जाल बिछाए थे, क्योंकि वे व्हाइट वुल्फ कैनिस लुपस प्रजाति को पकड़ना चाहते थे। ये प्रजाति खत्म होने की कगार पर थी और वे अपनी ब्रीडिंग फैसिलिटी में इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जीपीएस ट्रैकर से उन्हें सिग्नल मिलता है, मगर वो मादा भेड़िया जाल काटकर भाग निकलती है। जब चार्ल्स और एली वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, वो ट्रैप से बच निकली थी। उधर अल्मा तैयार होकर क्रैश साइट की तरफ निकलती है। रास्ते में उसे वही मादा भेड़िया मिलती है जो एक ट्रैप में फंसी हुई थी। वो अल्मा को देखकर घबरा जाती है, मगर अल्मा ने अपने दादाजी का कोट पहना हुआ था, जिसे भेड़िया पहचान लेती है। अल्मा उसका जाल काटकर उसे आजाद कर देती है। मादा भेड़िया खुशी से वहां से चली जाती है। रास्ते में अल्मा की मुलाकात उन वैज्ञानिकों से होती है। वो उन्हें शिकारी समझकर गुस्से में कहती है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। उधर शेर का बच्चा प्लेन क्रैश से बच गया था। वो एक पेड़ पर फंसा हुआ था और फिर एक घोंसले में गिर पड़ा। जब अल्मा वहां पहुंचती है तो अचानक वो कब उसकी गोद में आ गिरता है। उस मासूम को अकेला देखकर अल्मा उसे अपने घर ले आती है। उसी वक्त मादा वुल्फ भी अपने बच्चे को अल्मा के घर ले आती है, क्योंकि बाहर खतरा था। अल्मा परेशान हो जाती है। वो जोए को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर सिग्नल नहीं मिलता। इत्तेफाक से जोए खुद वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो पिछली बार वॉकी टॉकी देना भूल गए थे। अल्मा उन्हें वुल्फ बेबी और लायन कब दिखाती है। जोए घबरा जाते हैं और कहते हैं कि फॉरेस्ट रेंजर्स जल्द ही इन्हें लेने आ जाएंगे। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसी बीच फॉरेस्ट रेंजर्स अल्मा के पास पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें पायलट जख्मी हो गया था, मगर अब ठीक हो रहा है। लेकिन उसी प्लेन में एक लायन कब सर्कस के लिए ले जाया जा रहा था, जो अभी तक नहीं मिला। अल्मा चुप रह जाती है। वो कब के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसके दादाजी ने सर्कस में जानवरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आंदोलन चलाया था। वो नहीं चाहती थी कि ये मासूम भी उसी दर्द से गुजरे। रेंजर्स को लगता है कि कब हादसे में मर गया होगा और वे वहां से चले जाते हैं। घर लौटकर अल्मा देखती है कि मादा वुल्फ ने अपने बच्चे के साथ साथ लायन कब की भी देखभाल शुरू कर दी है। अल्मा ठान लेती है कि अब वो खुद इन दोनों मासूमों की परवरिश करेगी। वो नाव लेकर झील के किनारे जोए के घर जाती है और कहती है, मैं अपने एग्जाम्स तक यहीं आइलैंड पर रहूंगी। जोए खुश हो जाते हैं, मगर पूछते हैं, उस लायन कब का क्या हुआ। अल्मा झूठ बोल देती है, मैंने उसे रेंजर्स को दे दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। अल्मा दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है। वो उन्हें अपने बचपन के घर भी ले जाती है, जहां वो कभी दादाजी के साथ खेला करती थी। अब वुल्फ और लायन अच्छे दोस्त बन चुके थे। आखिरकार वो दिन आता है जब अल्मा को फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा प्रतियोगिता के लिए न्यूयॉर्क जाना होता है।
वो मादा वुल्फ से कहती है, दोनों बच्चों का ख्याल रखना, और दरवाजा खुला छोड़कर निकल पड़ती है। न्यूयॉर्क के बोर्डिंग स्कूल में परीक्षा होती है। 3 छात्रों को चुनकर लॉस एंजलिस। तूने महीनों से मुझसे झूठ बोला, और तेरे कंपटीशन का क्या हुआ? अल्मा जवाब देती है, मेरा फिलहार्मोनिक में सिलेक्शन हो गया था, मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती। अल्मा उनके लिए खाना लेकर आती है। जोए को उसकी बहुत फिक्र रहती थी क्योंकि जानवर अब खतरनाक और ताकतवर हो चुके थे। जोए कहते हैं, अल्मा, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकता, मुझे इन जानवरों से डर लगता है। मुझसे वादा कर कि तू रोज मुझे अपडेट देगी कि तू ठीक है। अगर एक भी दिन अपडेट नहीं किया तो मैं रेंजर्स को बुला लूंगा। अल्मा उनकी बात मान लेती है और रोज उन्हें खबर देती रहती है। एक दिन मोजार्ट और ड्रीमर खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं। अल्मा उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है कि एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ आइलैंड पर फूल तोड़ रही है और मोजार्ट और ड्रीमर धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ रहे हैं। अल्मा को डर था कि कहीं वो बच्ची इन्हें देखकर डर ना जाए। वो तेजी से ड्रीमर को रोकने के लिए दौड़ती है, मगर उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उस औरत को कुछ पता नहीं चलता और वो अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है। मोजार्ट और ड्रीमर घबरा जाते हैं। जब अल्मा नहीं उठती तो दोनों उसके पास बैठकर उसकी रखवाली करने लगते हैं। अगली सुबह तक भी अल्मा बेहोश रहती है। जब जोए उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता तो बेचैन होकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे अल्मा को जमीन पर बेहोश पड़ी देखते हैं और उसके पास मोजार्ट और ड्रीमर खड़े होते हैं। जोए डर जाते हैं और मजबूरी में फॉरेस्ट रेंजर्स को बुला लेते हैं। अल्मा अब अस्पताल में होती है। पूरी रात बेहोश रहने के कारण उसकी हालत नाजुक थी, मगर डॉक्टर जोए को तसल्ली देते हैं, फिक्र मत करो, इन जानवरों की वजह से अल्मा को जो बॉडी हीट मिली उसी से उसकी जान बची है, वो जल्द ही होश में आ जाएगी। उधर फॉरेस्ट रेंजर्स ने ड्रीमर और मोजार्ट को कैद कर लिया था। एली वहां पहुंचता है और मोजार्ट को अपनी फैसिलिटी में ले जाता है। वहां मादा वुल्फ अपने बेटे को पहचान लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये देखकर एली और चार्ल्स खुश हो जाते हैं। इसी बीच सर्कस का मालिक एलन अपने बेटे राफा के साथ आता है। वो ड्रीमर को सर्कस के लिए लेने आया था। ड्रीमर एलन को देखकर गुस्से में जोर से दहाड़ता है। एलन समझ जाता है कि इसे ट्रेन करना होगा। वो ड्रीमर को सर्कस ले जाता है। राफा देखता है कि ड्रीमर बेहद बेचैन है। वो उसे क्लासिकल म्यूजिक सुनाता है क्योंकि राफा को भी क्लासिकल म्यूजिक पसंद था। कुछ पल के लिए ड्रीमर शांत हो जाता है, मगर तभी एलन वहां आता है। वो ड्रीमर को ड्रग्स देकर और मारपीट कर उसे जबरदस्ती ट्रेन करने लगता है ताकि वो सर्कस शो में परफॉर्म करे। राफा ये सब देखकर सहम जाता है। उधर अल्मा को होश आ जाता है। जब उसे ड्रीमर और मोजार्ट अपने पास नहीं मिलते तो वो टूट जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है। वो जोए के साथ फॉरेस्ट रेंजर्स के पास जाती है। वहां उन्हें बताया जाता है, हमने उन दोनों जानवरों को उनकी सही जगह भेज दिया है, तुमने उन्हें गैर कानूनी तरीके से पाला था। अल्मा गुस्से में कहती है, मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार से पाला और तुमने उन्हें कैद कर दिया। जोए उसे वहां से बाहर ले आते हैं। अल्मा उनसे कहती है, मैं मोजार्ट और ड्रीमर से मिलना चाहती हूँ। वो एली से संपर्क करती है। एली समझाता है, मोजार्ट एक जंगली जानवर है, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं था। अपनी प्रजाति के साथ वो ज्यादा सुरक्षित और संतुष्ट है, उसे आजाद छोड़ दो। अल्मा ये बात मान लेती है, मगर वो ड्रीमर को बचाने का फैसला करती है क्योंकि वो जानती थी कि सर्कस में उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। अब अल्मा हर शहर के सर्कस में ड्रीमर को ढूंढने लगती है, मगर एलन का सर्कस रोज नई जगह चला जाता था। उधर एलन ड्रीमर से जबरदस्ती सर्कस शो करवा रहा था। उसका बेटा राफा ये सब देखकर खुश नहीं था। मोजार्ट अपने दोस्त ड्रीमर से बिछड़कर बहुत उदास था। एक दिन एलन का सर्कस ट्रक एली की वुल्फ करता है और उसके आइलैंड पहुंचता है। वहां वो उससे माफी मांगता है, तू सही थी, वो वुल्फ और शेर सचमुच साथ हैं। आल्मा उन्हें तस्वीरें दिखाती है जिनमें मोजार्ट और ड्रीमर बचपन से एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। एली कहता है, हम मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं क्योंकि मोजार्ट के पास मेरा जीपीएस कॉलर है। उधर मोजार्ट और ड्रीमर आल्मा के आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में वे एक टाउन से गुजरते हैं। भूख लगने पर वे एक दुकान में घुस जाते हैं। गार्ड उन्हें देख लेता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। टाउन के लोग खुले में घूमते शेर और भेड़िए को देखकर डर जाते हैं। पुलिस को खबर दी जाती है। कुछ पुलिस अधिकारी जंगल में मोजार्ट और ड्रीमर की तलाश शुरू कर देते हैं। एलन भी अपने बेटे राफा के साथ उसी जंगल में ड्रीमर को ढूंढ रहा था। अचानक उसे वे नजर आ जाते हैं। एलन ट्रैंक्विलाइजर गन से ड्रीमर पर निशाना साधता है, मगर मोजार्ट ये देख लेता है और एलन पर झपट पड़ता है। गोली मोजार्ट को लग जाती है। राफा घबरा जाता है, मगर हिम्मत जुटाकर तुरंत एंटीडोट दे देता है और मोजार्ट का ट्रैकर अपने पास रख लेता है। एलन घायल हो जाता है और वहां से भाग निकलता है।
है। एंटीडोट की वजह से मोजार्ट की हालत सुधरने लगती है। उसी वक्त आल्मा और एली मोजार्ट के ट्रैकर का पीछा करते हुए एक बार तक पहुंचते हैं, क्योंकि अब ट्रैकर राफा के पास था। वे एलन से मोजार्ट के बारे में सवाल करते हैं। एलन झूठ बोलता है, ये ट्रैकर हमें रास्ते में मिला था। आल्मा और एली मायूस होकर वहां से निकल जाते हैं, मगर राफा ड्रीमर को बचाना चाहता था। वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है और बाहर आकर एली से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ एलन ने मोजार्ट को बेहोश किया था। वो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट दिखाता है। आल्मा को यकीन हो जाता है, वो यहीं आसपास है। आल्मा कार में क्लासिकल म्यूजिक बजाती है। आवाज सुनकर ड्रीमर सड़क पर आ जाता है। आल्मा उसे देखकर खुशी से झूम उठती है। ड्रीमर आल्मा को मोजार्ट के पास ले जाता है, जो उसके बचपन के खेल वाले कैबिन में छिपा था। आल्मा की आंखें नम हो जाती हैं। एली कहता है, हम इन्हें यहाँ से खुलेआम नहीं ले जा सकते, पुलिस पास में है और उन्हें इन जानवरों को मारने का आदेश है। तभी एलन वहाँ आ जाता है। वो सब पर गन तान देता है। वो राफा से कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो। राफा रोते हुए कहता है, नहीं डैड, मुझे ये नहीं चाहिए। आप जानवरों को तकलीफ देते हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एलन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो राफा के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँचने लगती है। आल्मा एली से कहती है, तू मुझे घर के पास वाले मैजिकल ट्री पर मिलना, मैं वहीं आऊंगी। और वो ड्रीमर को बचाने निकल पड़ती है। आल्मा चालाकी से पुलिस से बचते हुए ड्रीमर और मोजार्ट को अपने दादाजी की बनाई खुफिया सुरंग के रास्ते मैजिकल ट्री तक ले आती है, मगर तभी पुलिस वहाँ भी पहुँच जाती है। ड्रीमर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। आल्मा बेहद दुखी हो जाती है और मोजार्ट के साथ पानी के रास्ते अपने घर लौट आती है। तभी गोलियों की आवाज गूंजती है। सबको लगता है कि पुलिस ने ड्रीमर को मार दिया, लेकिन अचानक ड्रीमर सही सलामत जंगल से बाहर आ जाता है। उसने पुलिस को चकमा देकर अपनी जान बचा ली थी। आल्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। दूर खड़े जोए और एली भी ये सब देख रहे होते हैं। वे दोनों भी बेहद खुश होते हैं, क्योंकि आल्मा ने अपने दोनों बच्चों को बचा लिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि आल्मा एक शानदार म्यूजिक प्रोग्राम आयोजित करती है, जहां ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वो सबके सामने साबित कर देती है कि सुकून और प्यार भरे माहौल में दो अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी अमन के साथ जी सकते हैं। ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, मोहब्बत और जिम्मेदारी की भी है। कभी हार मत मानो, क्योंकि सच्चा प्यार और मजबूत इरादा हर रुकावट को पार कर सकता है। मोजार्ट और ड्रीमर अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि परिवार बन चुके हैं। वे साथ खेलते हैं, कूदते हैं और खुशियां बांटते हैं। उनके मासूम चेहरों को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आल्मा कैमरे की तरफ देखकर कहती है, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप ऐसी और जबरदस्त कहानियां देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके अगली वीडियो जरूर देखें।